नमस्कार दोस्तों, साल 2024 का ये आखिरी सप्ताह है। तो पूरे साल भर ऐसी कौन सी घटनाएं रही जो खास रही। अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की बात करें, राष्ट्रीय की, और उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं जाने माने अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ वीरेंद्र पंडित जी। वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। जैसे हम बात करें 2024 की ऐसी घटनाएं, कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिसका इम्पैक्ट आगे भी आने वालों सालों तक रहेगा। तो अंतर्राष्ट्रीय में भी ऐसी कुछ घटनाएं बनी है, जैसे अमेरिका की कुछ घटनाओं की बात करें या फिर मिडल ईस्ट में जो गतिविधियां अभी चल रही है। शुरुआत करते हैं जनवरी 2024 में घटी सबसे एक अहम घटना, जिसे हम कह सकते हैं कि हिंदुत्व के लिए पूरा दारोमदार उस पर था, राम मंदिर का स्थापन। क्या कहेंगे? राम मंदिर की जो नया राम मंदिर बनाया है उसकी प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री जी ने की थी 22 जनवरी को। और ये पिछले 500 साल की सबसे महत्वपूर्ण घटना हिंदू समाज के लिए मानी गई है। अब उसके विस्तार में जाना ठीक नहीं है, लेकिन आगे आने वाले समय में भी अगले आने वाले दशकों में बल्कि शताब्दियों में इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। खास तौर से देखिए, उसके बाद में जो घटनाएं एक के बाद एक होती जा रही है। संभल की घटना जैसे अभी हाल ही हुई, उसके पहले अजमेर शरीफ के बारे में, कृष्ण जन्मभूमि के बारे में, बनारस के बारे में, ज्ञानवापी। तो ऐसी जो घटनाएं हो रही है जिसमें हिंदू समाज को ये लगने लगा है कि अब बहुत हो गया, अब उन्हें अपनी सामाजिक शक्ति का एहसास कराना चाहिए और जो उनसे छीन लिया गया है उन्हें वापस पाने का प्रयत्न करना चाहिए। तो राम मंदिर की घटना इसकी शुरुआत थी, ऐसा मुझे लगता है। तो निश्चित ही 2024 का वर्ष है हिंदू समाज के लिए, भारतवर्ष के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष होने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल। और उसी प्रकार से अगर बात करें तो 2 दिन पहले हमने देखा जो मिडल ईस्ट के कुछ देश है, जहाँ पे खास करके हम कुवैत की भी अगर बात करें तो जो रामायण है वो भी रामायण अरेबिक भाषा में प्रस्तुत की गई है। तो ये भी एक अहम घटना। बिल्कुल, भारत का जिसे हम जियोपॉलिटिक्स में सॉफ्ट पावर कहते हैं, वो बहुत सारे देशों में फैल रहा है। अपने शायद आपको ध्यान होगा, 2-2.5 साल पहले इस तरह की खबरें आई थी कि सऊदी अरब में उन्होंने बच्चों के पाठ्यक्रम में महाभारत, रामायण, योगासन वगैरह की बातें इंक्लूड की थी स्कूल के बच्चों के लिए। अभी ये जो आप बता रहे हैं कुवैत की घटना, वो कुवैत में जो प्रधानमंत्री जी गए थे और रामायण और महाभारत का अरेबिक में ट्रांसलेशन किया गया। जी। तो इस तरह की जो हिंदू समाज से संबंधित जो बातें विश्व के बहुत सारे देश नहीं जानते थे, वो अब जानने लगे हैं और इसी को सॉफ्ट पावर कहते हैं। और इस्लामिक कंट्रीज में तो शायद हम ये सोच भी नहीं सकते थे। हाँ, मतलब वहाँ पर भी कुछ देशों को छोड़ दिया जाए तो इस्लामिक कंट्रीज में भी धीरे धीरे कट्टरता कम हो रही है। जैसे कई देश हैं जिसमें सऊदी अरब में पहले जैसा नहीं रहा, यूएई का हम जानते हैं, इजिप्ट का जानते हैं। पहले कट्टरपंथी वहाँ पर हावी थे, लेकिन धीरे धीरे उनका भी प्रभाव कम होता जा रहा है। यहाँ तक कि ईरान में भी देखिए, ईरान का तो हम देखते हैं कि पिछले साल से 1 साल से वहाँ के महिलाओं का आंदोलन चल रहा है हिजाब के खिलाफ। बिल्कुल। तो कई देश ऐसे हैं मुस्लिम कंट्रीज में भी, जहाँ पर मुस्लिम समाज में भी, जहाँ पर कई ऐसी घटनाएं हो रही है जो बताती है कि वहाँ पर भी डेमोक्रेसी, लिबरल पॉलिटिक्स का जमाना धीरे धीरे आ रहा है। बिल्कुल। और ये शायद वही मिडल ईस्ट है जहाँ पे मतलब 60 से 80 के पीरियड में ऐसे काफी वहाँ के देश थे जो बिल्कुल लिबरल थे, और आज वहीं कहीं ना कुछ कट्टर है और एक बार फिर से लिबरल होने को जा रहे हैं। ये जैसे बिजनेस में हम जानते हैं ना कि बिजनेस में एक बिजनेस साइकिल होता है, अप्स एंड डाउन्स होते हैं, जैसे पॉलिटिक्स में भी अप्स एंड डाउन्स होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे देशों के इतिहास में अप्स एंड डाउन्स, उतार चढ़ाव हमें देखने को मिलते हैं। तो कहीं लिबरल हो गए तो वहाँ के लोग लिबरल पॉलिटिक्स से तंग आए थे तो वो डिक्टेटरशिप की ओर जाते हैं, फिर डिक्टेटरशिप में बोर हो जाते हैं तो फिर लिबरल की तरफ आते हैं। ये पूरे देश में, पूरी दुनिया में चलता रहता है, साइकिल चलता है। अच्छा, बात करते हैं अप्रैल महीने की। अप्रैल में इसलिए इम्पोर्टेंस माना जाता है 2024 है क्योंकि लोकसभा के जो चुनाव हुए और उसमें तीसरी बार मोदी सरकार आ गई। हाँ, भले ही 400 सीटों का दावा किया था, वहां तक नहीं पहुंच पाए। तो जबकि दूसरी ओर इंडिया की बात करें, इंडिया गठबंधन की बात करें, तो उनका भी कांग्रेस का खुद का 99 सीट तक वो लोग पहुंचे और उसे भी सफलता देख रहे हैं। आप कैसे देखते हैं? उसमें मजेदार बात यह है कि कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई, इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। अच्छा। ठीक है। और बीजेपी जिसने सरकार बनाई
वो लोग काफी दिनों तक चुपचाप बैठे थे, जैसे उनको शौक लगा था जैसे। तो जीतने वाला भी जीतने वाला भी दुखी था और हारने वाला खुश था। अच्छा। ये बड़ा विचित्र सहयोग रहा है ये चुनाव में। बिल्कुल। एक बात ये भी थी कि जो जिस प्रकार से सीटें का अंदाजा लगाया गया था, लेकिन हमने देखा कि कहीं ना कहीं जो कुछ सीटें कम हुई और उस वजह से कुछ विशेष पैकेज बिहार के लिए या आंध्रा को दिए गए थे, उसकी थोड़ी बात करें। स्पेशल पैकेज दिया गया ऐसा तो नहीं है। अब स्पेशल पैकेज की बात तो बिहार पिछले 10-15 साल से कर रहा है, लेकिन जब से वो झारखंड से अलग हुआ तो ऐसा नहीं था कि स्पेशल पैकेज का मतलब है कि लाखों करोड़ का होता है, इतना तो नहीं दे सकते। हाँ, कुछ पैसा जो आपको भविष्य की योजनाओं के लिए दिया जाने वाला है उसको हम एडवांस दे सकते हैं। आंध्र प्रदेश के मामले में ऐसे ही मैंने कहा 12-15 हजार करोड़ उसको मिला है, जो उनको कैपिटल बनाने के लिए खास तौर से दिया गया है। अमरावती जो नई कैपिटल है मुख्य रूप से उनका वो है। बिहार को अभी तक ऐसा कुछ मिला नहीं है, वो डिमांड बहुत सालों से कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ विशेष पैकेज मिला नहीं है। क्योंकि अगर एक राज्य को आप विशेष पैकेज दे देते हैं तो बाकी राज्यों से भी इस तरह की डिमांड आएगी, उसका कोई अंत नहीं है। तो विशेष पैकेज तो मिलना मुश्किल है, लेकिन हाँ, उनकी कुछ योजनाओं को प्रायोरिटी देके उसके लिए पैसा दिया जा सकता है। अमरावती के मामले में जैसे आंध्र प्रदेश के मामले में यही हुआ। अच्छा, ये कह सकते हैं कि उस समय था जब मतलब 2024 जनवरी में जब हिंदुत्व वाला माहौल था, खास करके राम मंदिर को लेकर, और उस वजह से बीजेपी को कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी, ऐसा हो सकता है? या फिर बीच में थोड़ा उतार रहा और अभी फिर एक बार मोदी सरकार या फिर बीजेपी की ओर या हिंदुत्व की ओर एक चढ़ाव हुआ है, कैसे देख रहे हैं आप पिछले 8 महीने की घटना की बात करें तो? देखिए, लोकतंत्र की यही खासियत है, हम लोग चाहे माने या ना माने, लेकिन कलेक्टिव जो डिसीजन मतदाताओं का होता है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो उन्होंने बीजेपी को यह दिखा दिया कि तुम 400 की अपेक्षा मत करो हमसे। अच्छा। हाँ, मतदाता ने पावर दिखाया, मतदाता ने बता दिया कि तुमको 400 नहीं देंगे, वो लेवल भी नहीं है। हाँ, लेकिन सरकार में तुमको ही रखेंगे, क्योंकि ये जो बदमाश है, मतलब जो इंडी गठबंधन, हाँ, जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, जो विपक्षी पार्टियां हैं, इनको हम मौका नहीं देंगे। अच्छा। पर तुम भी ठिकाने पर रहो अपनी जगह पर, तुम भी बैलेंस कर दिया। मतदाता बहुत चतुर है, मतदाता कभी गलत नहीं होता। अब देखिए ट्रम्प का, देखिए बिल्कुल वहां पर भी अमेरिका में यही हुआ। तो मतदाता कभी गलत नहीं होता, शायद वही यहाँ पे भी देखने को मिलता है। अच्छा सर, एक बात यह है कि हाल ही में जो चुनाव कुछ राज्य को जैसे बहुत ही इम्पोर्टेंस माने जाते थे, हरियाणा की अगर बात करें तो कहा जाता था कि बीजेपी, क्योंकि ये जो तीसरी बार नहीं आएगी, एक ये संभावना थी। और ज्यादा एक बात ये भी थी कि पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि जो एग्जिट पोल आते हैं वो आंकड़े बिल्कुल गलत साबित हो रहे हैं। हरियाणा की बात करें तो थोड़ा बहुत ऐसा देखने को मिला। हाँ, वहां पे कश्मीर में था कि भाई नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की बनेगी, लेकिन इतनी भी बनेगी या इतनी सीटें आएगी, वो भी एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं गलत साबित हुई। महाराष्ट्र में आघाड़ी सरकार की जो बात थी, वहां पे भी हमें देखने को मिला कि बिल्कुल रिवर्स हुआ, बीजेपी ज्यादा उभर कर बाहर आई। तो उनके जो साथी पक्ष थे, शिवसेना शिंदे की बात करें या फिर एनसीपी अजित पवार की बात करें, तो वो भी मतलब अच्छी तरह से उभरे। तो वहीं उद्धव ये सब कहीं ना कहीं साफ हो गए। किस प्रकार से देखते हैं? बॉटम लाइन अगर देखिए आप, चारों राज्यों के चुनाव की, विधानसभा चुनाव की, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड, बॉटम लाइन क्या है उसमें? जो बिगेस्ट लूजर कौन है? वो कांग्रेस पार्टी। चारों राज्यों में अगर कोई हारा है वास्तव में तो वो कांग्रेस पार्टी हारी है। और अगर वो इस बात को सेलिब्रेट करना चाहते हैं कि भाई वहां पर बीजेपी को हमने हरा दिया, जैसे झारखंड में, तो झारखंड में बीजेपी हार गई लेकिन आप जीते नहीं हो। बिल्कुल, जीतने वाला कोई तीसरा ही है। तो वो और आप उसका सेलिब्रेशन कर रहे हो। तो ये जो कांग्रेस जब तक अपना घर ठीक नहीं करती तब तक वो इसी व्रत रचना में घूमती रहेगी कि ये बीजेपी हार गई कोई बात, हम हार गए तो कोई बात नहीं, बीजेपी नहीं जाना चाहिए। ये मतलब कह सकते हैं कि इंडी गठबंधन का नारा ये था कि कैसे भी करके मोदी सत्ता पे नहीं आना चाहिए। मोदी तो आ गए ना। 4 जून को भी मोदी प्रधानमंत्री थे और आज 24 दिसंबर है, आज भी प्रधानमंत्री है। तो कहाँ जीते फिर? लगातार, सही बात है। ये घटना को किस प्रकार से देखते हैं कि गांधी परिवार एक साथ, एक ही परिवार के 3 सदस्य संसद में?
राज्यसभा से सोनिया असल गांधी, लोकसभा में में 2 आप सीट। 3 कह रहे हैं, मुझे वहां पर 3 और लोगों की जगह खाली दिख रही है। रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका गांधी के दोनों बच्चे, वो भी छोटे हैं, पर उनके लिए सीट रिजर्व कर दी जाएगी। 10 साल बाद कहाँ से खड़े हाँ, करेंगे? वो बिल्कुल तैयारी उनकी होगी। और ये इस परिवार का दुर्भाग्य, देश का और इस पार्टी का दुर्भाग्य है कि जो स्वतंत्रता संग्राम में सबसे आगे थी, वो भारतीय राजनीति में आज सबसे पिछड़ गई है पार्टी। उससे ज्यादा ताकतवर तो ये रीजनल पार्टीज हैं। ममता बनर्जी की पार्टी है, डीएमके है, तो ऐसी कई पार्टियां हैं जो समाजवादी पार्टी है यूपी में, ऐसी कई रीजनल पार्टीज हैं जो कांग्रेस से आगे हैं। भले ही कांग्रेस की 99 सीटें हों, लेकिन वो पूरे देश में से आई है। बिल्कुल, पूरे देश में से आई। समाजवादी वो पार्टी तो को अकेली एक स्टेट से आई। समाजवादी पार्टी को अकेले एक स्टेट से 36 सीटें मिली, ऐसे नेशनल कॉन्फ्रेंस नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिली या ममता बनर्जी को मिली। तो वो अपने अपने राज्यों में जो क्षेत्रीय दल है वो बहुत ताकतवर है, और वो कांग्रेस को वहां पर देखना नहीं चाहते। बिल्कुल। अब ये देखिए कि मतलब कांग्रेस की स्थिति ऐसी है कि वो सब कुछ चाहती है, लेकिन उसको कोई नहीं चाहता। कहीं ना कहीं ये मतलब फिल्मी स्टोरी जैसी घटनाएं यहाँ राजकारण में देखने को मिलती है जी। संबल की जो घटना की अगर बात करें, एक बार फिर से हम बात करें कि सॉफ्ट हिंदुत्व जो फिर से कहीं ना कहीं कवर हो रहा है। जनवरी में जब राम मंदिर हुआ, उसके बाद जब इलेक्शन आया और बीजेपी अपने एक्सपेक्टेशन को फुलफिल नहीं कर पाई, तब था कि हिंदुत्व नहीं चलेगा। और अब एक बार दोबारा ऐसा देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं हिंदुत्व उभर कर रहा है। महाराष्ट्र के इलेक्शन में भी हमने देखा, और अब जनवरी 2025 में महाकुंभ मेला होने को जा रहा है, जहाँ प्रधानमंत्री खुद विश्व भर के नेताओं को न्योता दे रहे हैं। किस प्रकार से देख रहे हैं? हाँ, ये एक बड़ी घटना होगी। महाकुंभ प्रयागराज में जो हो रहा है जनवरी और फरवरी महीने में 45 दिन तक, ये इस मायने में पड़ा है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा मानव समूह एक साथ आएंगे। मतलब ऑन एन एवरेज 1 करोड़ लोग रोज आने की उम्मीद है। रोजाना 1 करोड़? हाँ, मतलब 45 दिन 45 करोड़। तो ये दुनिया में कहीं नहीं होता, इतने सारे लोग एक साथ 45 दिन में इतनी कहीं जगह जमा नहीं होते। तो यूपी गवर्नमेंट के लिए एक अवसर भी है और चुनौती भी है। तो इतने सारे लोगों को आपको सुविधाएं देना है, उनको सुरक्षित भी रखना है। दुर्घटनाएं भी हो सकती है, बिल्कुल आतंकवादी दुर्घटनाएं भी हो सकती है। सरकार को वहां पर वो भी सावधानी कर रहे हैं। करीब 50,000 ऐसे पुलिस के लोग तो वहाँ पुलिस और इसके लोग लगाए गए हैं मेला क्षेत्र में। मैं 10 साल पहले गया था, तो उस समय जो मेला क्षेत्र था उसको अब डबल कर दिया गया है। उस समय करीब 18,000 हेक्टेयर था, अब उसको करीब 40,000 हेक्टेयर कर दिया, ऐसा मुझे पता लगा है। तो उसमें गंगा के दोनों तट भी आ गए हैं। अच्छा, तो अभी जैसे अहमदाबाद में हम देखते हैं कि जो रिवर फ्रंट है, जैसे वहां पर भी रिवर फ्रंट बनाया गया है। अच्छा, पक्का नहीं बना जैसे यहाँ पर बनाया, क्योंकि वहां पर बालू रेत है, लेकिन उन्होंने वैसे ही बनाने की कोशिश की है। पहली बार वहां पर गंगा नदी में फ्लोटिंग कॉटेजेस बनाए गए। अच्छा, तैरते हुए। हाँ, किसी को अगर नहाना हो तो अपने कॉटेज से निकल के तुरंत नहा सकता है। अच्छा, मतलब एक नया इनिशिएटिव। बहुत सारे स्विस कॉटेजेस बनाए गए हैं। मतलब काफी जिसकी जेब जितनी गहरी होगी वो उतना अच्छा कॉटेज मान ले सकता है। बिल्कुल। अच्छा, ये पहली घटना पिछले कुछ दशक में कही जा सकती है कि योगी आदित्यनाथ, जो कि खुद एक संत पुरुष है, खुद एक मुख्यमंत्री भी है, और उन्हीं की देखरेख में ये मेला होने जा रहा है। बिल्कुल, ये आप देखिए कि साधु संत में भी उतनी खुशी होगी। हाँ, बिल्कुल है। अब ये आप देखिए कि बहुत कई शताब्दियों के बाद ऐसी घटना हो रही है कि एक व्यक्ति जो संत है वो राजनीतिज्ञ भी है। बिल्कुल, और सफल राजनीतिज्ञ है। तो ये एक बड़ी घटना है, और राजनीति को समाज से अलग नहीं समझना चाहिए। अच्छे लोग अगर राजनीति में आएंगे, समर्पित लोग राजनीति में आएंगे, तो राजनीति की भी शुद्धता होगी, सफाई होगी। बिल्कुल। और अब एक शायद ऐसा हो सकता है कि 2036 में एक नाम ये भी सामने आ रहा है कि ओलंपिक की अगर बात करें तो भारत भी उसमें एक मजबूत दावेदार। हाँ, बिल्कुल। कई देशों ने उसके लिए आवेदन दिया है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को। भारत भी उनमें से एक है।
अभी क्या होगा उसमें, ये 12 साल की प्रक्रिया होती है। तो उसमें शॉर्ट लिस्टिंग होगा, फिर 3-4 उसमें ऑप्शंस रहेंगे, उसमें भारत कहाँ पर आता है, भारत अंत में भारत को अलॉट होता है कि नहीं ओलंपिक, ये भी क्योंकि लंबी प्रक्रिया होती है उसमें। उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर देखी जाती है कि आपके पास इतने रेलवे स्टेशन है कि नहीं, आपके पास इतने एयरपोर्ट्स है कि नहीं, स्विमिंग पूल है कि नहीं, स्टेडियम्स है कि नहीं, वो सारी चीज़ें देखी जाती है। तो उसमें एक लंबी प्रक्रिया है। भारत में अगर ये अचीव करना है तो अभी काफ़ी लंबा सफर है। कुछ इंटरनेशनल मुद्दों पे आते हैं, खास करके जो साउथ एशियन कंट्रीज में पिछले कुछ समय में जो हिलचाल हुई 2024 में बात करें हम, श्रीलंका से शुरू करें, फिर बांग्लादेश की जो घटना, शेख हसीना को वहाँ से भागकर इंडिया आना पड़ा, पाकिस्तान तो वैसे ही पिछले 1-2 साल से जिस प्रकार के उसकी हालत है IMF पे वो टिक रहा है, कैसे देखते हैं? हाँ, ये श्रीलंका जो 2022 में बहुत बुरी स्थिति में था, वो 2024 में कुछ ठीक वहाँ पर हुआ है, उनकी अर्थव्यवस्था कुछ ठीक हुई है, IMF से उसको लोन भी मिल रहा है, और वहाँ पर चुनाव भी बड़े शांतिपूर्ण तरीके से हो गए। वहाँ के जो नए राष्ट्रपति है वो अभी भारत की यात्रा पर भी आए थे, और श्रीलंका ठीक से फिर से लौट रहा है अपने पुराने दिनों की तरह। बांग्लादेश की स्थिति बड़ी खराब है। बांग्लादेश एक अच्छा खासा, जिसमें अच्छी इकोनॉमी थी, उसकी अर्थव्यवस्था थी, उसका टेक्सटाइल उद्योग बहुत अच्छा उन्नत था, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर पॉजिटिव हो रही थी पिछले 10-15 साल में, वो पिछले 6 महीने में एकदम उल्टी हो गई है। और बांग्लादेश, मुझे कहते बड़ा दुख होता है, बहुत लोगों को लग रहा है कि बांग्लादेश फिर से ईस्ट पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहा है, ईस्ट पाकिस्तान होने की तरफ बढ़ रहा है। 1971 पहले की जो सिचुएशन थी वही दोबारा आ रही है। तो आप देखिए कि पहली बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री और बांग्लादेश का जो चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस है, वहाँ का प्रधानमंत्री ही है, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर है, वो गले मिल रहे हैं। ठीक है, गले मिलना कोई बात नहीं। पिछले 54-55 साल में फिर से बांग्लादेश ने अपने कमर्शियल रिलेशंस शुरू कर दिए हैं। मतलब भारत कोई व्यवहार नहीं था सर, कमर्शियली अब तक कोई व्यवहार नहीं था पाकिस्तान बांग्लादेश, बहुत मामूली था वो। अब तो वहाँ पाकिस्तान का जहाज आके खड़ा हो गया, हाल ही में गया है ना। तो ऐसी जो भारत को नुकसान पहुंचे, ऐसी कोशिश बांग्लादेश कर रहा है, बढ़ रही। और ये बात ज्यादा दिन तक चल नहीं सकती, क्योंकि बांग्लादेश को ये नहीं भूलना चाहिए कि बांग्लादेश 3 तरफ से भारत से घिरा हुआ है और चौथी तरफ से समुद्र है। बिल्कुल। तो उसके लिए कोई बहुत लंबे समय तक ये यात्रा चलने वाली नहीं है। तो ठीक है। अच्छा, अभी जो क्विट या बॉयकॉट इंडियन प्रोडक्ट करके जो चला रखे हैं ढाका में, वो तो मालदीव में भी चलाया था। मालदीव फिर मिलके गए भी आऊं, वो उनको धीरे-धीरे समझ में आ जाता है कि चीखने चिल्लाने से समस्याओं का समाधान नहीं होता है। ये मालदीव को भी समझ में आ गया है 2 साल में। 2 साल में इनको भी समझ में आ जाएगा। बांग्लादेश की कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, और वहां पर जो चीजों के दाम बढ़ गए हैं, अंडे के, आलू के, दूसरी चीजों के, आप देखिए पिछले कुछ दिनों में काफी दाम बढ़ गए और शॉर्टेजेस हो रही है वहाँ। अच्छा, फिर क्या है कि जैसे अडानी ग्रुप है, अडानी ग्रुप का झारखंड में एक पावर प्लांट था, उसका सैकड़ों करोड़ रुपए बाकी है, वो नहीं दे रहा है। त्रिपुरा में एक पावर प्लांट है, उसके 200 करोड़ रुपए, कल वहाँ के मुख्यमंत्री ने कहा कि 200 करोड़ रुपए हमारा बाकी है। तो बांग्लादेश को कब तक मुफ्त में बिजली मिलती रहेगी? भारत एक सवाल है। तो जिस दिन भारत के ये सब प्राइवेट सेक्टर के हैं, गवर्नमेंट के नहीं है, तो जिस दिन प्राइवेट सेक्टर के पावर प्लांट ने बंद कर दिया तो वहाँ पर अंधेरा छा जाएगा। ये बात वहाँ की सरकार नहीं समझ रही है। क्या सरकार समझ में रही है? तो वो जो इस्लामिस्ट लोग जो हैं वो उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो कट्टरपंथी लोग हैं। जमाते इस्लामी एक बार फिर स्ट्रांग हो रही है। जमाते इस्लामी पहले भी स्ट्रांग थी। आप देखिए, ये शेख हसीना की सरकार ने उनको काफी कंट्रोल किया हुआ था, लेकिन जो दूसरी BNP बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है, बेगम खालिदा जिया की, उन लोगों वो जब सत्ता में रहे, जमाती इस्लामी पावर में आ जाता था। अभी वही स्थिति चल रही है। वहाँ पे BNP सत्ता में आने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल। हसीना तो वहाँ पर है नहीं, अवामी लीग नहीं है, तो BNP वहाँ पर कोशिश कर रही है, और उनके समर्थन में ये इस्लामिक कट्टरपंथी माहौल बना रहे हैं वहाँ पर। तो ये कोई नई बात नहीं है, मतलब कहने की
ये कहने में बड़ा दुख होता है कि ज्यादातर मुस्लिम देश जो डेमोक्रेटिक हो सकते हैं, वहां पर भी वो इन लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते। अच्छा। जो डेमोक्रेसी है, पाकिस्तान में देखिए कितने प्रधानमंत्री राष्ट्रपतियों की हत्या हो चुकी है। बिल्कुल, ये था बार बार मिलिट्री शासन लागू, बार बार मिलिट्री शासन आता है। बांग्लादेश में जो पहले डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड थे, शेख मुजीबुर रहमान, उनके परिवार की हत्या हो गई। शेख हसीना के पिता, बिल्कुल परिवार उनका। तो बार बार कट्टरपंथियों के कारण मुस्लिम देशों में डेमोक्रेसी पनप नहीं पाती, पैदा होता ही मर जाती है। हाँ, वो बहुत ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलती है। बिल्कुल, क्योंकि वो लोग इस मिट्टी के ही बने कि उनको डेमोक्रेसी दी जाए। हाँ, कुछ लोग वो कह सकते हैं कि उसके लायक नहीं है, उसके लायक नहीं है। तो ऐसी स्थिति कहीं पे देख। अच्छा, एक बात थोड़ा हम बात करते हैं पश्चिम एशिया की, मिडल ईस्ट में हम आते हैं, किस प्रकार से देख रहे हैं? क्योंकि अभी करीब जो समय बीत चुका है, पैलेस्टाइन की हाल की स्थिति हमने देखी है, गाजा का है, या फिर अभी बात करें कि सीरिया का जो अभी हाल हुआ है, कुछ आतंकवादी टेररिस्ट जो ग्रुप थे, खास करके हम हुती की बात करें, यमन का हुती है, या हिजबुल्ला लीबिया की हम बात करें, किस प्रकार से ये घटना को देख रहे हैं? और कह सकती है कि इजराइल फिर एक बार कमबैक कर रहा है मिडिल ईस्ट में। अगर पिछले 1 साल का घटनाक्रम हम देखें तो उसमें 2 बातें उभर के सामने आती हैं। एक देश कमजोर हो गया है, इसका नाम है ईरान। 2 देश मजबूत हो गए, एक इजराइल और दूसरा टर्की। हाँ। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप देखिए कि इजराइल के जितने प्रॉक्सीज थे, सॉरी ईरान के, वो सब लगभग खत्म हो चुके हैं। हमास खत्म हो गया गाजा स्ट्रिप में, लेबनान में हिजबुल्ला खत्म हो गया, सीरिया में तख्ता पलट हो गया। जो बशर अल असद की सरकार थी वो ईरान की समर्थक थी, अब वो भी नहीं रही। और हुती की स्थिति बहुत खराब है यमन में। वहां पर कभी भी उनकी दुर्गति हो सकती है। तो कुल मिलाकर ये 1 साल में 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास ने आक्रमण किया था इजराइल पर, 1200-1300 लोग मार दिए थे और करीब 250 लोगों को अपहरण करके ले गए थे। उसके बाद जो इजराइल ने जो रिएक्शन किया, मतलब जो रिएक्ट किया है, उसके बाद में वहाँ पर लगभग मिडिल ईस्ट में, मतलब खासतौर से गाजा में और लेबनान वगैरह में मिलाकर लगभग 50,000 लोग मर चुके हैं। बिल्कुल, दोनों देश बर्बाद हो चुके हैं। बिल्कुल। और इसका सबसे बड़ा जो परिणाम निकला है वो ईरान, जो इस समय बड़ा मजबूत था, 1 साल में ईरान की हालत खराब हो गई। अच्छा। और ईरान मतलब शिया, और शिया पावर वहां पर कमजोर हो गया है मिडिल ईस्ट में। सुन्नी पावर ताकतवर हो गया है, और इन सुन्नियों का नेता बनने की कोशिश कर रहा है टर्की। अच्छा। टर्की ने ही सीरिया में तख्ता पलट करवाया। अभी आप देखिएगा कि सुन्नियों में भी, जो अब मुझे भी लगता है कि सुन्नियों में भी 2 अलग अलग ग्रुप्स बनेंगे। अच्छा। एक जो अरब्स हैं और दूसरे नॉन अरब्स हैं। पहले भी 4-5 साल में ये घटनाएं हुई है, लेकिन अब लग रहा है कि टर्की को ये लोग मजबूत नहीं होने देंगे। अच्छा। क्योंकि टर्की के मजबूत होने का कारण और जो परिणाम उनको लगता है, वो 100 साल पहले जाके ऑटोमन एम्पायर फिर से न बन जाए। बिल्कुल। तो इस चीज को रोकने के लिए सऊदी अरब और यूएई, जॉर्डन और इजिप्ट, जो पहले ऑटोमन एम्पायर के हिस्से थे, वो अब मिडिल ईस्ट से बाहर अपने लिए सपोर्ट ढूंढ रहे हैं। अच्छा। उसमें अमेरिका तो पहले से सपोर्ट था, भारत की भूमिका यहाँ से शुरू होती है। भारत मिडिल ईस्ट में बड़े पैमाने पर अब जियोपॉलिटिकली इम्पोर्टेंट होता जा रहा है, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल। एक बात ये 2024 की अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री मोदी को अब तक का सबसे, जितने भी हमारे प्रधानमंत्री बन गए, जिसमें से सबसे ज्यादा पुरस्कार जो वहाँ के देश में सबसे ज्यादा सिविलियन अवार्ड मिले हैं, जो करीब अभी 20 से भी ज्यादा रहे हैं। किस प्रकार से घटना को देखते हैं? क्योंकि एक भारतीय प्रधानमंत्री की ऐसी घटना है, सबसे ज्यादा विदेश यात्रा करने वाले प्रधानमंत्री की अगर बात करें, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और सभी विश्व के सभी खंडों के जो देश है, सबसे अच्छे रिलेशन, किस प्रकार से देखते हैं भारत का उसको आगे जाके? क्योंकि हम ये भी बात करें कि विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने का हमारा जो लक्ष्य है, किस प्रकार से देखते हैं, क्या इम्पैक्ट रहेगा? दोनों चीजें साथ साथ चल रही है। देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से चल रही है, इन्हें जियो इकोनॉमिक्स कह सकते हैं।
और जियो पॉलिटिक्स भी बहुत अच्छी तरह चल रही है, आगे चल रही है। और इन दोनों का नेतृत्व तो एक ही व्यक्ति के हाथ में है, इनका नाम नरेंद्र मोदी है जी। तो नरेंद्र मोदी जी 10 साल पहले जब प्रधानमंत्री बने उस समय में और आज में लगभग 10 साल हो गए, 10.5 साल में भारत ने दोनों ही मोर्चों पर बहुत सफलता हासिल की है। जियो पॉलिटिक्स में भी, मतलब भू राजनीतिक में भी, और भौगोलिक इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में, आर्थिक व्यवस्था। और ये क्रम बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि मोदी जी, ठीक है, मोदी जी के बाद जो भी नेता आएगा वो डेवलपमेंट रुकने वाला नहीं है, जो प्रोसेस अभी शुरू करके रख दिया, व्यवस्था आगे ही बढ़ती जाएगी। थोड़ी बहुत उसमें प्रॉब्लम आ सकती है 1-2 साल के लिए, वो जैसा कोविड के टाइम पर आ गई थी, बिल्कुल। हाँ, तो वो एक कई रुकावटें आ सकती है, लेकिन ओवरऑल जो मूवमेंट है इकोनॉमी का, थमने वाली नहीं है। हाँ, वो थमने वाला नहीं, बिल्कुल। किस प्रकार से देखते हैं यूरोप की स्थिति, क्योंकि 2022 से हम देख रहे हैं जिस प्रकार से यूक्रेन रशिया वॉर जारी है, अभी भी गैस सप्लाई होने में यूरोप को दिक्कत आ रही है, ना चाहते हुए भी रशिया से खरीदना पड़ता है और महंगाई यूरोप की कमर तोड़ रही है। यूरोपियन देशों की क्या हालत? यूरोप अब बूढ़ा हो चुका है। अगर एक शब्द को एक लाइन में कहूं मैं, तो यूरोप इज नाउ टू ओल्ड टू बी ए पावर। पूरा यूरोप, ये वही यूरोप है जो एक समय पूरे विश्व पे राज करता था। 100 साल पहले यही यूरोप पूरे दुनिया में राज करता था। अब वो स्थिति बदल गई है। अब वो जो सिविलाइजेशन का फोकस है वो यूरोप से हट के अमेरिका चला गया है। तो यूरोप इज लाइक एन एम्प्टी शेल, एक खोखा जैसे होता है ना, एक खोखा रह गया है वो। यूरोप में कोई आगे तुरंत कुछ परिवर्तन होंगे इसकी कोई उम्मीद नहीं है, बल्कि परिस्थितियां खराब ही होती जाएगी। अब देखिए कि जर्मनी में, फ्रांस में, ब्रिटेन में, जहाँ पर पहले अच्छी डेमोक्रेसी थी, वहां पर अब मुस्लिम लोग हावी हो गए हैं कई इलाकों में, और वो वहां पर डेमोग्राफिक चेंजेस कर रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ भी हुआ है, भारत में भी हुआ है, अमेरिका में भी हुआ है, डेमोग्राफिक चेंजेस काफी हुए। डोनाल्ड ट्रंप ने नाम नहीं लिया, लेकिन बहुत सारे लोग मिडिल ईस्ट से, दूसरी जगह से जो घुस गए हैं, करीब 7-8 लाख लोग जो इलीगली घुस गए, उनको अब वो एक अगले महीने से निकालने का प्रोग्राम शुरू करने वाले। उनमें से नाम हमें नहीं मालूम कितने हैं, लेकिन भारत के भी 1.25 लाख लोग करीब हैं उसमें, जो इमीडिएटली डिपोर्ट, जो तुरंत उनको भगाया जाएगा वहां से। अब इसमें कितने किस धर्म के हैं वो हमें नहीं पता, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग यूरोप में भी घुस गए हैं इलीगली, और अमेरिका में भी घुस गए हैं, क्योंकि जहाँ पर गुड़ होता है वहीं पे चींटी आ जाती है, बिल्कुल। तो उनको लगता है कि वहां पर हमें अच्छे अवसर मिलेंगे, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो इसलिए लोग गए हैं। उनको दोष भी नहीं दे सकते, अच्छे अवसर की तलाश में लोग जाते ही है, लेकिन जो इलीगली गए हैं उनको परेशानी होने वाली है। और ये डिमांड जर्मनी में भी शुरू हो गई है। अच्छा, पिछले हफ्ते जो एक मुस्लिम डॉक्टर ने वहां पर क्रिसमस के मेले में ट्रक कार घुसा दी, उसमें कई कुछ लोग मर गए, जी, घायल भी हुए हैं। तो उसके कारण मुस्लिम जो वहां पर इमिग्रेंट्स हैं उनके खिलाफ काफी माहौल बन गया है। तो अभी कुछ रिपोर्ट ऐसी आ रही है कि उनको वहां से भी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सीरिया में सरकार बदल गई, तो इसलिए सीरिया के जो लोग हैं उनको भी निकालने की कोशिश हो रही है। जब तुम्हारे देश में सरकार बदल गई, वापस जाओ। ये अगले 1-2 साल में जब ट्रंप आएंगे, ट्रंप के आने के बाद में यूरोप की इन पॉलिटिक्स में भी परिवर्तन होने वाला है। ये सारे जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं इन सबको वहां से निकाला जाए, जो पिछले 10-15 साल में वहां घुस गए, उनको निकालने का प्रयास जारी। अच्छा, पिछले 2024 में हमने देखा कि एक समय ऐसा था कि जब हम बैजेंटाइन एम्पायर की बात करें या तुर्की एम्पायर, ओटोमन एम्पायर की बात करें, ज्यादातर उस समय जो कैलिफेट थे उनका प्रयास था कि कैसे भी अपना जो धर्म है उनको हम फैलाना चाहते हैं। तो उस समय मतलब रोमन एम्पायर में इस प्रकार से कुछ घटनाएं हमें देखने को मिली। अब स्थिति ऐसी आई है कि काफी सारी जो म्यूनिसिपालिटीज है, लोकल बॉडी है यूरोप की, जहाँ पे शरिया फिर से लागू हो रहा है। कैसे देखते हैं ये घटना? वही मैंने आपको बताया ना कि ये अब और ज्यादा लंबे इतिहास में नहीं जाना चाहता मैं, लेकिन यूरोप में फ्रांस ऐसा देश था जिसने मुस्लिम उस समय आक्रमणकारी थे, उनको घुसने नहीं दिया। अब फ्रांस की ही ये स्थिति है
कि वहाँ पे कई इलाकों में मुस्लिम हावी हो गए हैं। तो ये स्थिति मैंने बताया ना कि साइक्लिकल होती है, एक साइकिल होता है, एक चक्र की तरह चलता है, घटनाक्रम चलता रहता है कि पहले नाव गाड़ी पर रहती है, फिर गाड़ी नाव पर रहती है। हाँ, ऐसी स्थिति अभी वहाँ बिल्कुल मिल रही है। यूरोप की वही स्थिति है। यूरोप के लिए चिंता का विषय है, बहुत चिंता का विषय है, बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि अगर ऐसा वो इस ट्रेंड को रिवर्स नहीं करते तो यूरोप से क्रिश्चियनिटी खत्म हो जाएगी। अच्छा, इस्लाम अभी यूरोप का सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ने वाला धर्म है। यूरोप में दुनिया में पूरी दुनिया में, और यूरोप में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है वो। और यूरोप में कौन कन्वर्ट हो रहा है? तो क्रिश्चियन लोग कन्वर्ट हो। अभी देखिए कि ब्रिटेन में पहले हम लोग यहाँ अहमदाबाद में या भोपाल में ऐसी बात, इस तरह की बातें सुनते थे कि मुस्लिम सड़क पर नमाज पढ़ते थे। ये ब्रिटेन में होने लगा है रास्ते पर। हाँ, और इस बात को वहाँ के पार्लियामेंट में उठाया गया है। अच्छा, हाँ, कि हम लोग मुस्लिम देश बनते जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, वहाँ पर मुस्लिम जो है वो एक तरह के आप कह सकते हैं कि एक बूढ़े देश को जवान करने की कोशिश कर रहे हैं वो। बिल्कुल। अच्छा, अमेरिका की हम बात करते हैं। 4 साल ट्रंप रहे, फिर 4 साल जो बाइडन, अब दोबारा फिर एक बार 20 जनवरी से 4 साल ट्रंप आने वाले हैं। बिल्कुल इस प्रकार से घटना को देखते हैं। इकोनॉमिक परस्पेक्टिव से कैसे देखते हैं? कनाडा के लिए तो सीधा ट्रूडो को बोल दिया था कि 51वां राज्य बना दो। कैसे ये घटना को देख रहे हैं आप? और ये भी एक जानना चाहेंगे कि जो सुनीता विलियम्स जो कुछ समय से अभी भी स्पेस में नहीं आ पा रही, कैसे देखते? डोनाल्ड ट्रंप अगले महीने में शपथ लेंगे। उसके पहले ही अब हम जानते हैं सब लोग कि दुनिया में कई देशों में काफी हलचल है। बांग्लादेश ने तो डर के चुनाव की घोषणा भी कर दी है, बिल्कुल, ताकि उसका इसका डिक्टेटरशिप का आरोप सरकार ने कहा है कि 2025 दिसंबर तक कर देंगे। और ऐसे कई देश हैं जो अपने आप को फिर से ट्रंप के मुताबिक ढालने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, तो ट्रंप जो है वो है पक्के बिजनेसमैन, उनको आइडियोलॉजी वगैरह से कोई लेना देना नहीं। अच्छा, तो अब ये लिबरल और डेमोक्रेटिक लोग जो भी कहेंगे, वहाँ के लोग उनको मानने वाले नहीं है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव की रैलियों में कह दिया था कि मैं ये खत्म कर दूंगा, वो खत्म कर दूंगा। डेमोक्रेटिक लिबरल पार्टी, लिबरल जो वहाँ का इकोसिस्टम था अमेरिका में, उन्होंने पिछले 10-15 सालों में वहाँ की सरकार का बोझ इतना बढ़ा दिया है। अच्छा, मतलब इतने ज्यादा अपॉइंटमेंट्स कर दिए कि सरकार कोई भी आए, सिस्टम वही चलता रहता था। इसी को अब ये बात समझ में आई है। जैसे भारत में भी लोग कहते थे ना कि सरकार किसी की भी आए, सिस्टम तो हमारा है, हम ही चलाएंगे। तो इसलिए बार बार कांग्रेस की सरकार यहाँ पर आ जाती थी। अच्छा, अब 10 साल से नहीं आ पाई है। अब ये बात डोनाल्ड ट्रंप को भी समझ में आई है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि मैं गवर्नमेंट की सफाई करूंगा। तो उन्होंने एलन मस्क और विवेक रामास्वामी, 2 लोगों के नेतृत्व में एक डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी बनाया है। वो यही काम करने वाला है। उन्होंने लिस्ट बना दी हजारों लोगों की जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, अब उनको निकाला जाएगा, वहाँ सफाई की जाएगी। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट अमेरिका में होने वाला है। और एक लास्ट हम ये भी बात करेंगे कि पिछले कुछ दिनों में जो साउथ कोरिया में कंट्रोवर्सी हुई, कुछ समय तक मिलिट्री आई, कुछ समय तक फिर पार्लियामेंट में लोग सांसद पहुंच गए, फिर हटा लिया। 4-6 घंटे का ये ड्रामा क्या था सर? 6 घंटे का एक्चुअली क्या है, वहाँ के जो राष्ट्रपति यून है, वो उनकी पत्नी के कुछ कारनामे ऐसे थे कि वो बड़े बदनाम हो गए, भ्रष्टाचार के आरोप लगे। और उन्होंने अपने जिस तरह की खबरें आई है, उन्होंने अपनी पत्नी को बचाने के लिए देश में इमरजेंसी लगा दी। अब इमरजेंसी लगा दी उन्होंने, रात को 10 बजे लगाई, सुबह 4 बजे उठाना पड़ी, क्योंकि रात को 10 बजे से सुबह 4 बजे तक पूरे साउथ कोरिया में हंगामा होता रहा। और उन्होंने जो राष्ट्रपति ने जो अपना आर्मी को आदेश दिया था, आर्मी ने मानने से इनकार कर दिया कि हम गोली नहीं चलाएंगे, तो उनको मजबूरन इमरजेंसी हटानी पड़ी, तो वापस लेना पड़ा। ये हो गया। उसके बाद में पार्लियामेंट में इम्पीचमेंट, उसका महाभियोग, राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो गया। उनको हटाने की मांग होने लगी। वो यहाँ तक कि उन्होंने कह दिया कि अब आप तुरंत हट जाइए, और एक्टिंग प्रेसिडेंट है, जब तक नया प्रेसिडेंट नहीं आता, तो क्योंकि आप कुर्सी को खाली नहीं कर सकते। तो एक्टिंग प्रेसिडेंट होते हुए उन्होंने अपने समर्थकों को
सड़कों पर उतार दिया। वो कह रहे हैं कि इम्पीचमेंट नहीं होगा। अब क्या है वहां पर कि पार्लियामेंट वर्सेस पीपुल हो गया है। बिल्कुल। दक्षिण कोरिया में एक नई किस्म की डेमोक्रेसी है कि पार्लियामेंट वर्सेस पीपुल। वही पीपुल जिन्होंने पार्लियामेंट को चुना था और वही अब चाहते हैं कि पार्लियामेंट को बुलाया जाए। हाँ, तो ये तो विचित्र घटना वहां पर साउथ कोरिया में हो रही है। और एक थोड़ा सा हटके, क्योंकि अब तक जो बात हमने किया वो जियो पॉलिटिकल बात किया, जियो इकोनॉमिक बात किया, थोड़ा हम बात करते हैं साउथ इंडियन मूवीज और खास करके अल्लू अर्जुन। एक ऐसा चेहरा जिसका मतलब अभी पूरे देश में झुकेगा नहीं, और हम कह सकते हैं कि सब लोग मूवी देखने के लिए अभी झुक कर जा रहे हैं। कैसे देखते हैं, और उनमें जो कंट्रोवर्सी खास करके जो अचानक वो थिएटर में गए और उसके बाद जो दौड़भाग हुई, एक महिला की मृत्यु हुई, और कल का तो ये भी एक खबर है कि कुछ लोगों ने उनके घर जाके तोड़फोड़ की। कैसी है ये घटना? आप तो देखिए उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में ये फर्क है। दक्षिण भारत के जितने राजनीतिज्ञ रहे वो सब फिल्मों से रिलेटेड रहे। जयललिता, एन.टी. रामाराव, है ना, फिर एम.जी. रामचंद्रन सॉरी, ऐसे बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं जो फिल्मों से सीधे राजनीति में आ गए। तो फिल्मों में उनको जो लोकप्रियता मिली उसके कारण उनको राजनीति में भी लोकप्रियता मिली। मुझे लगता है कि जो आंध्र प्रदेश के तेलंगाना की जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको ये डर लगता है, चाहे वो टीआरएस मतलब बीआरएस हो या कांग्रेस रेवंत रेड्डी की हो, कि एक नया कंप्यूटर पैदा हो गया है अल्लू अर्जुन के नाम से। हो सकता है शायद कुछ समय बाद मुझे लगता है कि हो सकता है, क्योंकि अभी देखिए ना कि पवन कल्याण जैसे आ गए बिल्कुल आंध्र प्रदेश में, वो भी फिल्मों से रिलेटेड है और उनके अल्लू के करीबी भी हैं। तो ये एक वहां पर उनको लग रहा है कि ऐसा ना हो कि ये राजनीति में आ जाए और हमारी दुकानदारी खत्म कर दे। इसलिए उन्होंने कोई मौका मिला, छोटा सा ही मौका था, लेकिन उन्होंने भुनाने की कोशिश की है। ये पूरी तरह राजनीतिक है, राजनीतिक मामला, पूरा राजनीतिक मामला। वो एक दुर्घटना हुई है, उस महिला के पति ने कहा कि भाई इसका कोई कसूर नहीं है बेचारे का, अल्लू अर्जुन का, पर फिर भी उस मामले को तूल दिया जा रहा है जानबूझकर, ताकि उनको डाउन किया जा सके, डाउन कर सके। मतलब बिल्कुल यही एक प्रयास, एक प्रतिद्वंदी को उभरने से रोका जा रहा है वहाँ। और एक सर एक बात आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि जैसे नॉर्थ इंडिया और साउथ की अगर हम मूवीज की बात करें, या एक्टर एक्ट्रेसेस इतने पॉपुलर है कि जहां मतलब वो आने वाले हैं तो लाखों की तादाद इकट्ठा हो जाती है, जबकि ऐसा कभी हमने जैसे गुजरात, राजस्थान, यहाँ पे हमने ऐसा माहौल कभी नहीं देखा है कि एक ऐसे आ रहे हैं और लाखों की। अब अल्लू अर्जुन की जैसे ये मूवी है और जो उसे सेलिब्रेट करने लोग आते हैं, वो घटना को किस प्रकार से कहते हैं कि मतलब उनके रग रग में वहाँ का जो थिएटर है। देखिए हिंदी, हम बॉलीवुड की बात करें तो हिंदी के जो कलाकार हैं वो कई राज्यों से आते हैं। हाँ, शाहरुख खान है, अमिताभ बच्चन, अलग अलग राज्यों से आते हैं। जहां तक तेलुगु का सवाल है या तमिल का सवाल है, वो एक ही राज्य से रहते हैं, तो उनकी ज्यादातर ऑडियंस एक ही राज्य में होती है, उन्हीं की है, समर्थक एक ही राज्य में होते हैं। पश्चिम बंगाल, इवन भोजपुर के, बिल्कुल हाँ, भोजपुर के जो कलाकार है वो बाकी जगह उतने पॉपुलर नहीं हो पाते, हाँ, लेकिन भोजपुर में बहुत पॉपुलर होता है। बिल्कुल। तो अल्लू अर्जुन आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में पॉपुलर है, फिल्में यहाँ भी चल रही उनकी, लेकिन राजनीति में पॉपुलर हो गए कि नहीं ये किसी को नहीं पता, क्योंकि एन.टी. रामाराव ने कोशिश की नॉर्थ इंडिया में, सफल नहीं हुए। हाँ बिल्कुल, तो कोशिश की थी। वहाँ तो साउथ इंडिया का मिजाज अलग अलग है, वहाँ पर जो फिल्मी कलाकार होते हैं वो उसी राज्य से संबंधित होते हैं, पॉलिटिक्स भी उसी राज्य में करते हैं। बिल्कुल। उत्तर भारत में अलग है, हिंदी बेल्ट इतना बड़ा है कि अगर अब जैसे उदाहरण के लिए मतलब अमिताभ बच्चन फिल्मों में सफल हुए थे जी, उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने गए, असफल हो गए, जीत गए लेकिन वापस आना पड़ा। बिल्कुल। संजय दत्त राजनीति में आए थोड़े समय के लिए, फिर लौट गए, क्योंकि सॉरी, उनको मालूम है कि हमारी जो लोकप्रियता है वो फिल्मों में है, राजनीति में नहीं है, या फिर पब्लिक में पॉलिटिकली अटैचमेंट नहीं है, पॉलिटिकल अटैचमेंट नहीं हो पाता उनका। तो दर्शकों, जिस प्रकार से हमने बात की 2024 की ऐसी कुछ घटनाएं हमने यहाँ पे ली जो मतलब काफी दिलचस्प भी रही, और आगे आने वाले समय में उसका कहीं ना कहीं हमें इम्पैक्ट मिलेगा, वो नेशनल खबर हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय।
तो सर आपसे हम कहेंगे दर्शकों को आप बता दें कि 2025 की दर्शकों को शुभकामनाएं दे दी जाए रिवॉय की ओर से। बिल्कुल, सारे दर्शकों को, श्रोताओं को रेवा की तरफ से हमारी सबकी ओर से शुभकामनाएं हैं। और मैं इतना ही कहूँगा कि 2025 आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हो और नई नई घटनाओं के लिए आप तैयार रहिए। अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। धन्यवाद। बिल्कुल, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप यहाँ पे पधारे और दर्शकों को इस मामले 2024 का पूरा जो संक्षिप्त में ब्यौरा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, हम आशा रखते हैं कि आज का यह एपिसोड एक मिला जुला एपिसोड जिसमें पूरे साल की जो घटनाएं थी उसकी हमने बात की। हमें उम्मीद है कि आपको यह पसंद आया होगा। इसी प्रकार से आप देखते रहिए हमारा रिवॉय, रियल वॉइस ऑफ इंडिया। नमस्कार મિત્રો, આપ યુટ્યુબ ઉપરાંત ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ, એક્સ સોશિયલ મીડિયાથી પણ અમારી સાથે કનેક્ટ રહી શકો છો. દેશ વિદેશના તમામ સમાચારો વાંચવા માટે અમારી વેબ પોર્ટલ revoy.in ઓપન કરશો. ધન્યવાદ.